Good morning, everyone. Good morning, class. Hello, everyone. Okay, we are starting our class of physics. Okay, very good. Do not write anything in the comment box. But you please do not write anything in the comment box. I'm very sorry हम लोग थोड़ा लेट हो गए YouTube पे आज हम लोग क्लास नहीं स्टार्ट कर पाए आप लोगों ने बच्चों जो गूगल फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जैसे एक प्रॉब्लम आप वीडियो की क्वालिटी से रिलेटेड करते हैं सो एक्चुअली ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है बच्चों तो इसमें देयर इज नथिंग मच विच इवन आई कैन डू अनलेस आई गेट ए फास्टर इंटरनेट ओके देयर इज वन मोर थिंग यूट्यूब पे प्रीमियर वीडियो करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चों उसमें वीडियो अपलोड करने के लिए अगेन फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए अदरवाइज वो 40-45 मिनट का वीडियो बहुत लंबा होता है और वो अपलोड नहीं हो पा रहा तो इसलिए मैं आपकी वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और ठीक है यू हैव टू बी विद दिस और कोशिश चल रही है लगातार कि थोड़ा ठीक वीडियो क्वालिटी रहे बोर्ड पे अगर ठीक दिख रहा हो तो मैं एक बार देख लूँगा मैं कैमरे के पीछे आकर आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आज हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का को एक बार फिर से समझेंगे इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं समझा डिफरेंशिएशन हमने एक बार पहले समझा था आज एक बार फिर से हम उसे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओके देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है कैलकुलस कैलकुलस जैसे नेम ही सजेस्ट करता है कैलक्यू सजेस्ट कैलकुलेशन ये मैथ्स में कैलकुलेशन करने का एक अब नया तो नहीं है लेकिन अब उतना पुराना भी नहीं है मैथमेटिक्स हज़ारों साल से चला आ रहा है लेकिन कैलकुलस जो है पिछले 400-500 सालों में ही बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का एक तरीका है कहते हैं सर आइजैक न्यूटन जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे उन्हें कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आए उन्हें सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैलकुलस डेवलप किया ऐसा भी कहते हैं कैलकुलस की मेनली हम लोगों को दो ब्रांचेस पढ़नी है बच्चों मैथ्स में आप टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ एक हम कहते हैं डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे क्या होता है और सेकेंडली इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन में आपको एक बार पहले बता चुका हूँ तो अभी हम डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे वी आर लेफ्ट विद सम टाइम तो देखिए डिफरेंशिएशन बच्चों हम समझते हैं क्या होता है आप ये समझिए और ये भी समझेंगे कि इस डिफरेंशिएशन को हमें फिजिक्स में करने की क्यों जरूरत है जब ये कैलकुलस मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी x है जो y पे डिपेंड करती है y और x म्यूचुअली डिपेंड करते हैं दूसरे पे और डिपेंडेंसी ऐसी है कि y इज इक्वल टू मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस b है दिस एक्सप्रेशन इन itself indicates कि y x पर डिपेंड करता है x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा यहाँ पे a और b को हम इंट्रोड्यूस कर दें a और b कॉन्स्टेंट्स हैं ओके ये जो चीज़ बच्चों इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में मैंने लिखी है इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसे ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकता हूँ देखिए y x पे अगर डिपेंड करता है तो मैं y और x के बीच में डेफिनेटली कोई कर्व प्लॉट कर सकता हूँ y मैंने y एक्सिस पे ले लिया और x मैंने ऑब्वियसली इस एक्सिस पे ले लिया x एक्सिस पे अगर हम ये कर्व प्लॉट करें मैं आपको शुरुआती एक दो पॉइंट अगर बता दूं अगर मैं x 0 ले लूं बच्चों अगर मैं x 0 ले लूं तो y ये टर्म 0 हो जाएगी y विल बी इक्वल टू b तो इफ x is 0 then y is equal to b एंड देयर आफ्टर जैसे जैसे x चेंज होगा y बहुत तेजी से चेंज होगा क्योंकि y x स्क्वायर के साथ चेंज होगा तो बहुत तेजी से चेंज होगा और शेप कुछ ऐसी आएगी इसे हम पैराबोलिक कर्व्स कहते हैं कल हम लोग कर्व्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो ये पैराबोलिक कर्व है जो y वर्सेस x कर्व ऐसा आएगा अब अगर इस कर्व से मैं आपको ये बोलूं कि आपको मुझे ये बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कितना है हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों की
इफ आई आस्क यू के रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x कितना है, तो मैथमेटिकली हम उसे ऐसे लिखेंगे चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। हम इसे पढ़ सकते हैं ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ सकते हैं ओके। या हम पढ़ सकते हैं चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ये दोनों इसे पढ़ने के तरीके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या चेंज इन y ओके, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ये दोनों इसे पढ़ने के तरीके हैं। यहाँ पे मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x लिखा है, तो आप लिखेंगे कि सर डेल्टा y बाई डेल्टा x से मैं चेंज कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन आप मुझे ये भी पूछेंगे कि सर आप ये भी तो बता दीजिए कि डेल्टा x में कितने चेंज के कोरोस्पोंडिंग y में चेंज का रेट मुझे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि ये जो पूरा कर्व प्लॉटेड है इसके लिए आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, आप सिंपली ये कर देंगे। आप देखेंगे कि x में कितना चेंज है, शुरू में x 0 है और फाइनली x की वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई है। और भाई ये जितनी भी है, चलिए मैंने इसे x कह दिया, y की शुरुआती वैल्यू इतनी है, ये जितनी भी है, और फाइनली y की वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई। तो चेंज इन x कितना है मेरा, चेंज इन x को मैंने कह दिया डेल्टा x, और चेंज इन y मेरा ये है। तो कर्व प्लॉटेड है, आप कर्व से डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल लेंगे। सपोज मुझे ये देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ क्या कोऑर्डिनेट है, और डेल्टा y बाई डेल्टा x से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x निकाल लेंगे। लेकिन ये बहुत सही बात है, आप निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें एक बात और समझिए बच्चों, अगर जो मेरा डेल्टा x है, टोटल चेंज जो है, अगर मैं उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ से यहाँ तक चेंज है, मैंने इसे दो इक्वल पार्ट्स में ओके, अब शायद इक्वल हुआ, इतना और इतना दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए डेल्टा x में जब, या कहिए जब x में चेंज इतना हुआ और यहाँ पे भी x उतना ही है, चेंज उतना ही है, तो x में जब चेंज इतना हुआ बच्चों, तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन y कितना है, x इतना चेंज हुआ, y कितना चेंज हुआ, इतना था, y में चेंज सिर्फ इतना है। शुरुआती अगर मैंने डेल्टा x को दो भागों में बांट दिया, तो पहले भाग में चेंज इन y बहुत छोटा है, जबकि दूसरे भाग में जब डेल्टा x इतना है, अब मैं देखूं कि y कितना है बच्चों, देखिए y इतने से बदल के इतना हो गया, यानी कि अब डेल्टा y बदल गया है, इसका नाम मैं डेल्टा y डैश रख देता हूँ। हमने कैलकुलेट क्या किया था, हमने डेल्टा y बाई डेल्टा x पूरे कर्व के लिए कैलकुलेट कर दिया था। ऑफ कोर्स पूछा भी हमसे यही गया था, लेकिन अगर हम ये जांचें कि अगर मैं इसे दो भागों में डिवाइड करके डेल्टा y बाई डेल्टा x कैलकुलेट करूं, तो बच्चों आप पाएंगे कि जो पहला वाला हाफ है उसमें y धीमे धीमे चेंज हुआ था, इतना सारा x चेंज होने पे y बस इतना सा चेंज हुआ था, जबकि दूसरे हाफ में उतना ही x चेंज होने पे y बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मतलब ये हुआ कि y का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x अलग अलग है, वो शुरू में धीमे चेंज हो रहा है y x के रेस्पेक्ट में, और बाद में बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी चेंज होने की जो गति है या स्पीड है वो बदल रही है, जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो रेट बदल रहा है। मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड किया, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप फिर पाएंगे कि उन चारों पार्ट्स में भी अलग अलग होगा। जैसे कि इसे मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, तो पहले डेल्टा x में चेंज इतना सा है, अगले डेल्टा x में y में काफी ज्यादा चेंज है, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीसरे डेल्टा x में चेंज और ज्यादा है, और चौथे डेल्टा x में y में चेंज और बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा कर्व ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये जो मैंने कैलकुलेट किया था, ये क्या कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये तो लगातार चेंज होती हुई वैल्यू थी, तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एवरेज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। सिंस चेंज कांस्टेंट तो है नहीं, चेंज तो लगातार बदल रहा है, तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने इन सब का एवरेज कैलकुलेट किया था।
सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो देता है वो मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स देता है, और डेल्टा एक्स क्या बताता है कि आपने कितने इंटरवल में वो चेंज कैलकुलेट किया है। ओके, अब हम ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अभी डिफरेंशिएशन हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये हमारा बेसिक है। अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ ही चल रहे हैं बच्चों। ओके, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लूं। कर्व हमारा ये था y x, ये वैल्यू थी b। ओके, इतने इंटरवल में तो आपने इतना निकाल दिया जिसे आपने कह दिया एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको इस इंटरवल को या डेल्टा एक्स में जो चेंज है उसको घटा देना, जैसे मान लीजिए पहले आपने इतना बड़ा लिया था, अब मैंने आपको कह दिया कि आपको डेल्टा एक्स को छोटा ले लेना है। कितना छोटा? मान लीजिए डेल्टा एक्स आपने इतना छोटा ले लिया। ओके, अब इस डेल्टा एक्स में बच्चों अगर आप कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई लेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना होगा डेल्टा वाई। अब इस डेल्टा एक्स को, यानी जो मैंने आपको इंटरवल दिया था जिसमें एक्स चेंज हो रहा था और उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई में आपने चेंज देखा था, अगर मैं अब बच्चों इस डेल्टा एक्स को दो इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करूं, देखिए ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो आप पाएंगे कि आई होप इट इज पैरेलल। तो पहले हाफ में, यानी इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया डेल्टा एक्स को, तो यहां से यहां तक जब एक्स चेंज हुआ तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इतना था, और जो दूसरा हाफ मैंने लिया एक्स का उसमें अगर मैं चेंज देखूं बच्चों तो वो चेंज इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क इस बार नहीं है। पहले डेल्टा एक्स में थोड़ा चेंज है और दूसरे डेल्टा एक्स में वाई में उस चेंज में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब मैंने डेल्टा एक्स को बड़े से घटा लिया। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है बच्चों कि जब मैं वाई में चेंज कैलकुलेट करता हूँ, वाई में चेंज विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स, तो जैसे जैसे मैं एक्स में चेंज को घटाता चला जाता हूँ वैसे वैसे वाई में होने वाले चेंजेस घट जाते हैं, यानी फिर वाई में लगभग यूनिफॉर्म चेंजेस होने लगते हैं। पहले डेल्टा एक्स में इतना और दूसरे डेल्टा एक्स में भी लगभग इतना, हालांकि ये लगभग इतना ही है, बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इस डेल्टा एक्स को बच्चों और घटा दूं तब बात क्या होगी? इफ यू आर प्रोसेसिंग इट देन यू विल बी एबल टू आंसर कि सर अगर आपने डेल्टा एक्स को और घटा दिया, यानी मैंने मान लीजिए डेल्टा एक्स बस इतना सा ले लिया, तो इन दैट केस इतने से डेल्टा एक्स में बच्चों, ओके डेल्टा एक्स मैंने इतना सा ले लिया, अब इतने से डेल्टा एक्स में जो वाई चेंज हुआ वो बहुत छोटा सा चेंज हुआ, यानी इतना डेल्टा वाई। मैं फिर ये देखना चाह रहा हूं कि जो मैंने डेल्टा एक्स लिया था उस डेल्टा एक्स के ड्यूरिंग वाई यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था, मतलब बराबर बराबर चेंज हो रहा था या अलग अलग चेंज हो रहा है। तो मैंने इस डेल्टा एक्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब दो पार्ट बहुत छोटे छोटे हुए, और अब देखिए आप अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन वाई लूं बच्चों, पहला वाला हाफ शुरू हुआ यहां से खत्म हुआ यहां, तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई कितना है? ओके, कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई कितना है? और अगर दूसरे हाफ में लूं बच्चों तो दूसरे हाफ में भी कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई लगभग उतना ही है, बल्कि यहां पे अगर मैं लगभग की जगह कह दूं कि उतना ही है तो ये भी कोई एग्जैगरेशन नहीं होगा। मैं मान सकता हूं कि इस बार पहले डेल्टा एक्स में हाफ में और दूसरे डेल्टा एक्स हाफ में दोनों में चेंज इन वाई बराबर ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे से डिफरेंस डेल्टा एक्स में वाई जो चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो यूनिफॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं डेल्टा एक्स बड़ा ले रहा था तो मैं ये देख रहा था कि रेट ऑफ चेंज अलग अलग है, और जब मैंने छोटा ले लिया तो मैं देख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज बहुत ही छोटा है। रेट ऑफ चेंज धीरे धीरे मतलब चेंज होना जो है, रेट ऑफ चेंज अब एक जैसा हो गया है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज शुरू में कम है, बाद में रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, लेकिन अगर डेल्टा एक्स मैंने कम ले लिया तो जितना शुरू में रेट ऑफ चेंज है बाद में भी रेट ऑफ चेंज उतना ही है, यानी कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा वाई की वैल्यूज में जो चेंजेस हैं वो यूनिफॉर्म हो गए हैं। ओके, अब बच्चों बात ये आ गई कि अगर मैं
डेल्टा एक्स को, हालांकि अभी भी जो हमने फिगर ड्रॉ की थी उसमें अगर मैं उसे मैग्नीफाई कर दूं बच्चों मल्टीपल टाइम्स और फिर से मैं देखूं कि क्या पहले डेल्टा एक्स और दूसरे डेल्टा एक्स में वाई डेल्टा वाई में कुछ फर्क है, तो आप पाएंगे कि थोड़ा फर्क तो अभी भी डेफिनेटली होगा ही। लेकिन अब बच्चों कंसेप्ट आता है ये कि जो मैंने डेल्टा एक्स छोटा लिया था, ये वाला डेल्टा एक्स जिसको मैंने छोटा ले लिया था, अगर मैं इस डेल्टा एक्स को इतना छोटा ले लूं बच्चों कि इट इज close to 0. Now I write it delta x is tending to 0. Remember this is called as delta x tends to 0. यानी delta x is very next to 0. It is not 0 but it is very next to 0. Very next to 0 मतलब वो फिर बहुत ही छोटा है, आप जो इमेजिन कर सकते हैं उससे भी छोटा है। अगर आप कहेंगे कि सर 1 का 1,00,000वां भाग है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं उससे भी छोटा है। 1 करोड़वा, आप कहेंगे 1 करोड़वा, मैं कहूंगा उससे भी छोटा है। माने इट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। हम इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा है। अब बच्चों डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो एक्चुअली इस इंटरवल को फिर मैं बोर्ड पे ऐसे भी नहीं दिखा सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर मैं इसे, अगर ये वेरी नेक्स्ट टू 0 है तो फिर डेल्टा एक्स इतना बड़ा कैसे हो गया? डेल्टा एक्स तो फिर बहुत ही छोटा होगा। डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। कितना छोटा कि क्या उस डेल्टा एक्स को फिर मैं इतने छोटे से दिखाऊं कि नहीं, जो वो नेक्स्ट टू 0 है तो वो इससे भी छोटा होगा। फिर किससे दिखाऊं? इस लाइन की थिकनेस जो है बच्चों, जब डेल्टा एक्स 0 के ही वेरी नेक्स्ट है तो इस लाइन की थिकनेस भी एक्चुअली डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो भी डेल्टा एक्स से ज्यादा है, क्योंकि इवन इस लाइन की भी एक सर्टेन थिकनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया कि ये लाइन जो है वो भी डेल्टा एक्स को मेरे रिप्रेजेंट कर सकती है। अब जब डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया तो फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई जब मैं लूंगा बच्चों, तो वो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा सा होगा। डेल्टा एक्स मतलब इसकी थिकनेस और डेल्टा वाई मतलब यहाँ पे इस लाइन की थिकनेस। तो जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन डेल्टा और कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई भी बहुत ही छोटे हो गए। ओके, जनरली हम इसे ऐसे नहीं दिखाते हैं, हम इसे सिंबॉलिकली ऐसे ही दिखा देते हैं कि हम डेल्टा एक्स को ऐसे लिखते हैं टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई को हम कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे दिखा देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन है डेल्टा एक्स वाला, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है और इसके दो हाफ भी अगर आप लेंगे तो हर एक हाफ में आपको चेंज इन वाई बराबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से y चेंज हो रहा है। इस बार हम इस चीज को अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्टली कह सकते हैं, क्योंकि अब हम जितना छोटा ले सकते थे x हमने उतना छोटा कर दिया है और ये इतना छोटा हो गया है कि इसका y के रेट ऑफ चेंज को चेंज होने का हमने स्कोप ही नहीं दिया। अब ये और तेजी से चेंज तो तब होता ना जब मैं इसे बड़ा करता, जब कर्व बड़ा हो जाता है तो फिर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y चेंज कर सकता है, लेकिन इतना छोटा हो गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, अब इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब बड़े पोर्शन में ना लेके किसी एक पॉइंट पर ही हम चेंज लेते हैं, तो हम इसे एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x से ही करते हैं, लेकिन साथ में ये लिख देते हैं कि इस बार डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू 0 है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो वो इसे छोटे से को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इतना स्पेशल है कि डेल्टा x इज वेरी नेक्स्ट टू 0, इसलिए हम इसे एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम dy बाय dx लिखते हैं, dy बाय dx। अब जैसे ही आपको dy बाय dx लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो चेंज इन x ही है, लेकिन इस बार चेंज इन x जो है वो बहुत छोटा है। जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना नहीं, उससे भी छोटा। व्हाटसोएवर द स्मॉलेस्ट नंबर यू इमेजिन, ये उससे भी छोटा है। तो डेल्टा x बहुत छोटा है और डेल्टा y dx बहुत छोटा है और dy उसके कोरस्पॉन्डिंग y में चेंज है। इसे हम रीड करते हैं बच्चों, दिस इज रीड एज, इसी को लिखने का एक अलग तरीका है, दिस इज रीड एज dy बाय dx, dy बाय dx जो आपको दिख रहा है वही dy बाय dx ये। और इसे एक और इसे रीड करने का तरीका है, इसे हम बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज आल्सो रीड एज डिफरेंशिएशन, तो हमने ऊपर लिखा था वर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके,
तो दिस इज dy by dx और it is read as differentiation of y with respect to x. Okay. If you understand this, ये अनंत सूक्ष्म डेल्टा एक्स के चेंज के कोरस्पॉन्डिंग अनंत सूक्ष्म चेंज y में हुआ और उन दोनों के रेशियो को हम dy by dx कहते हैं, या उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और टाइम रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x. और ये कितने, क्या ये बड़े टाइम इंटरवल में है? सॉरी, टाइम इंटरवल नहीं है. क्या ये बड़े चेंज इन x में है? नहीं, ये छोटे में है. हाँ, कितने छोटे में? बहुत छोटे में. बहुत कितने छोटे में? इतना छोटा है कि एक्चुअली तो ये फिर हम गैप से या इंटरवल से इसे दिखाई नहीं सकते हैं. ये तो लगभग गैप के बजाय, पहले गैप इतना था, फिर हमने छोटा किया, फिर और छोटा किया, फिर और छोटा किया, अब तो गैप जो है वो लगभग एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है. यानी गैप लगभग अब खत्म हो गया है. क्या गैप खत्म हो गया है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है. डेल्टा एक्स जीरो नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग जीरो हो गया है. यानी हम लगभग एक पॉइंट पर या एक इंस्टेंट पर ही y में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. इसलिए dy by dx को बच्चों, क्योंकि गैप बड़ा नहीं बचा है, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे भी कहते हैं. अब ये हम फिजिक्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. दिस इज dy by dx और ये हमें फिजिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात हम समझते हैं. देखिए बच्चों, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में वो बात हम समझते हैं. हमें ये पता है कि हमने इस चैप्टर में पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व प्लॉट किए. पोजीशन टाइम का फंक्शन हो सकती है. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन उसके टाइम का फंक्शन है. पोजीशन के साथ साथ टाइम, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होगा. अब फिर से मान लीजिए कि पोजीशन टाइम कर्व ऐसा है, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व ऐसा है. अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि यहां से लेके यहां तक इतने टाइम इंटरवल में आपको मुझे बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर डेल्टा टी मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा और डेल्टा एक्स मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा. तो आप डेल्टा टी यहां से, डेल्टा एक्स यहां से, डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और आपको यहां से यहां तक की वेलोसिटी मिल जाएगी जो एवरेज वेलोसिटी होगी. अभी जैसे हमने पीछे समझा था, क्योंकि कर्व लगातार उठ रहा है ऊपर की तरफ, तो पहले डेल्टा टी में पहले हाफ में चेंज कम हुआ है और अगले हाफ में चेंज कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है. तो इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है. पहले एक सेकंड में 1 मीटर, लेकिन अगले एक सेकंड में 2 मीटर, यानी वेलोसिटी तो बढ़ रही है. तो जो आपने कैलकुलेट किया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो क्या है? वो वी एवरेज है, वो वी एवरेज वेलोसिटी है. लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात, कई बच्चों का ये टॉपिक लिखा था आप लोगों ने फॉर्म में. अगर मैं आपसे कह दूं कि अब आपको टाइम इंटरवल की वेलोसिटी नहीं बतानी है, आई एम नॉट इंक्वायरिंग अबाउट द एवरेज वेलोसिटी. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे इस इंस्टेंट पर ही वेलोसिटी बता दीजिए. यानी कि जो टाइम इंटरवल है उसे मैंने छोटा कर दिया, और छोटा और छोटा, इतना छोटा कर दिया कि वो टाइम इंटरवल लगभग एक इंस्टेंट पर ही आ गया है. सो मैंने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया है. दैट मीन्स इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि डेल्टा टी इतना छोटा हो गया है कि वो लगभग जीरो के बराबर ही हो गया. जब डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर हो गया है तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. और इसे मैं लिख सकता हूं बच्चों डी एक्स बाई डी टी. बिल्कुल उसी एनालॉजी से जैसे हमने पीछे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया था, ऐसे ही हमें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर टाइम क्लोज टू जीरो हो गया है तो मैं इसे डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं. अब ये जो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट की वो मैंने यहां से यहां तक के इंटरवल डेल्टा टी में कैलकुलेट नहीं की. क्या इतने डेल्टा टी में कैलकुलेट की? नहीं, इतने में भी नहीं की, इससे भी छोटे में. कितने छोटे में? क्लोज टू जीरो में. क्लोज टू जीरो की मैंने बात कर दी बच्चों. तो इसका मतलब हुआ कि टाइम इंटरवल अब इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि मैं उसे कह सकता हूं कि वो इंटरवल नहीं बचा बल्कि वो एक इंस्टेंट ही बन गया है. इट इज वेरी क्लोज टू ए इंस्टेंट. यानी जो आपने वेलोसिटी ये कैलकुलेट करी
ये इंटरवल की नहीं है, मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि ये 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच की वेलोसिटी है। 5 से 6 के सेकंड के बीच की वेलोसिटी अगर होती तो वो एवरेज वेलोसिटी होती, क्योंकि मेरे पास एक इंटरवल होता। लेकिन मैंने वेलोसिटी कहाँ कैलकुलेट किया, 5 और 6 के बीच में नहीं, बल्कि इंटरवल को घटा दिया है। तो 5 और 5.5 के बीच की वेलोसिटी कैलकुलेट किया क्या, नहीं, क्योंकि ये तो आधा सेकंड का इंटरवल है और मेरा इंटरवल क्लोज टू 0 हो गया। तो 5 से 5.5 क्या, नहीं, 5 से 5.1 क्या, नहीं, क्योंकि 0.1 भी क्लोज टू 0 तो नहीं है, मेरा टाइम इंटरवल क्लोज टू 0 हो गया। तो क्या कहें, तो बात ये हो गई कि 5 सेकंड और 5 के बाद का वेरी नेक्स्ट सेकंड, इतना सा जो टाइम इंटरवल है मैंने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की है। तो फिर मैं इतना ये कहूं क्या कि वेलोसिटी 5 सेकंड और 5.00000001 सेकंड के बीच की वेलोसिटी है, या मैं इसे सिंपली यूं कह दूं कि ये 5वें सेकंड की वेलोसिटी है। आई कैन, क्योंकि उतने कम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकती, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहूंगा कि दिस इज द वेलोसिटी एट द सेकंड 5, ये 5वें सेकंड की वेलोसिटी है और इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए जो कार कंपनियां या गाड़ियों की कंपनियां जो सबसे बढ़िया वाली गाड़ियां भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दिस कार विल अटेन ए स्पीड ऑफ 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड सपोज। तो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड चेंज करने में इट इज टेकिंग 4 गुड सेकेंड्स, यानी इसे टाइम लगता है। हर एक चीज को अपनी वेलोसिटी चेंज करने में टाइम लगता है, और यहाँ पे तो हम टाइम दे ही नहीं रहे। हमने 5 और 6 सेकंड का अगर टाइम दे देते तो शायद वेलोसिटी चेंज हो जाती। तो मैं इसे 5वें सेकंड की वेलोसिटी नहीं कह पाता, क्योंकि वेलोसिटी को हमने चेंज होने के लिए टाइम दे दिया। लेकिन हियर द कंसेप्ट इज कि डेल्टा टी को आप इतना छोटा कर दीजिए कि वेलोसिटी को चेंज होने का स्कोप ही मत दीजिए। तो 5 और 5.5 नहीं, 5 और 5.1 नहीं, बल्कि 5 और 5.00001 सेकंड के बीच की वेलोसिटी। तो इसे आई कैन, इतना कम समय वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो फिर वहां से वहां तक की वेलोसिटी कहने की क्या जरूरत है। आई कैन स्ट्रेट अवे कॉल इट एज द वेलोसिटी एट द 5th सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से निकालूंगा, बट ये ध्यान रखूंगा कि डेल्टा टी अब क्लोज टू 0 हो गया है और इसे मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं। इसी को बच्चों हम बोलते हैं बी इंस्टेंटेनियस। बी इंस्टेंटेनियस फिजिकली क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और हम इसे मैथ्स में फिजिक्स में हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये समझते हुए कि ये इस इंस्टेंट पे चेंज जो है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का एक लिमिटिंग केस होगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो दैट इज हाउ कि हम वी इंस्टेंटेनियस के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। अब सवाल यह आया कि डी एक्स बाई डी टी तो हमने इसे लिख दिया, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, उसकी तरफ चलते हैं। और इसी के रिलेटेड मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। ये तो जो हमने रेट ऑफ चेंज कंसीडर किया बच्चों, फिजिक्स में हम उसे इसलिए यूज करते हैं कि अगर वो dx बाई dt हुआ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम हुआ, तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। और अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में इसे कैलकुलेट करूं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो फिर ये होगा क्या, आइए हम लिख लेते हैं इसे। ओके, तो यूज ऑफ, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि मैं x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, अगर x वर्सेस t कर्व है तो dx बाई dt जो होगा, चेंज ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, वो मुझे v इंस्टेंटेनियस देगा, किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज। अगर कर्व बच्चों मेरा हुआ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तब जो चेंज है मुझे dv बाई dt वो होगा a इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है,
लेकिन टाइम इंटरवल घटा के क्लोज टू जीरो कर दिया, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब हम इसे एवरेज एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे बल्कि अब हम इसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन है बच्चों। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के। वो फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूले ये है बच्चों, फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। देखिए इफ पहला है इफ y इज इक्वल टू सपोज x रेज टू पावर n, y इज x रेज टू पावर n, यानी y x पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब मैं y और x के बीच में यहाँ कोई कर्व प्लॉट करूंगा इस रिलेशन को फॉलो करते हुए, तो उसकी कोई सर्टेन शेप आ जाएगी। ओके, बट ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा ये कि n की वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो कर्व की शेप ऐसी आ जाएगी, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो शेप ऐसी आ जाएगी, 3 हुई तो शेप और ऐसी आ जाएगी। क्या शेप होगी वो तो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर, लेकिन हाँ कर्व में मैं उसे किसी तरह से तो रिप्रेजेंट कर ही पाऊंगा। अब इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, देन ये फॉर्मूले हैं बच्चों, याद करने हैं जो आपको मैथ्स में आप इन्हें डेराइव करना भी सीखेंगे। देन dy बाई dx कितना होगा, तब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे चेंज। तो बच्चों ये होगा, इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहां से लिखते हैं x की पावर n, और ये होता है nx n माइनस 1। If y is x raised to power n, then dy by dx is dy by dx of x की पावर n, और ये n सामने आ जाता है और x की पावर एक घट जाती है, nx n माइनस 1। ये फॉर्मूला अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है, मैथ्स में आप बड़े अच्छे से इसे डिराइव करना भी सीख जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों, देखिए ये है हमारे फिजिक्स में इसका क्या एग्जांपल है कि हम माने कि इफ x is okay, चलो ठीक है, if x is suppose t square, if x is 1 into t square, अगर ऐसा है x है पोजीशन और t है टाइम, और हमसे पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इससे निकालनी है। x is t square, x टाइम पे डिपेंड कर रहा है और हमें पूछा, यानी टाइम चेंज होने के साथ साथ x चेंज हो रहा है, तो यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ली गई है। अब ये हमें पता है कि v इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है बच्चों dx by dt। मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा भी एप्लीकेशन में। x कितना है हमारा x है ओके t रेज टू पावर 2। जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था बच्चों वो था y इज इक्वल टू x की पावर n, और यहां जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें y की जगह आ गया x और x की जगह आ गया t। तो y इक्वल टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx nx n माइनस 1। x इक्वल टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx बाई dt, और ऐसे हम कैसे लिखे, यहाँ पे x की पावर n थी तो पावर सामने आ गई थी और x की पावर 1 घट गई थी। यहाँ पे t की पावर 2 है तो अगेन पावर सामने आ जाएगी और t की पावर 1 से घट जाएगी, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको dx बाई dt जो है बच्चों वो मिलेगा 2t, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2t हो जाएगी। अब इसमें आप फिर से देख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये 2t के बराबर है। अब t जो है बच्चों वो इंस्टेंट है, अगर वो इंस्टेंट 1 सेकेंड हुआ तो dx बाई dt हो जाएगा 2 इंटू 1 2 मीटर पर सेकेंड। अगर t 2 सेकेंड हुआ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, अगर t 3 हुआ तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि ये जनरल एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब आपको जिस भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए आप t की वो वाली वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो आपको उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। ये टीएस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, आप t 1 2 3 डाल दीजिए और आपको उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये पहला एग्जांपल है बच्चों, फॉर्मूला ये है।
यहाँ y इक्वल टू एक्स की पावर n था, हमारे केस में x इक्वल टू टी रेज टू पावर 2 है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ। पहला फॉर्मूला ये, सेकेंड इज दिस। बच्चों सेकेंड फॉर्मूला ये है कि y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अगर y एक कांस्टेंट है तो तब dy बाई डी एक्स कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो मतलब y किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी वो x पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये जो मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है ये क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन y तो इस बार ऐसा है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो हम इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y है कांस्टेंट। कांस्टेंट को जनरली c से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा 0, कि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज किसी भी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होता है 0। कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं करता है। अब इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, एग्जांपल देखिए इसका ये है कि अगर हमें ये बता दिया जाए, आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, इफ वी आर गिवन दैट, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, हमने ले लिया x यानी पोजीशन इक्वल टू सपोज 2 मीटर। देखिए पिछले वाले एग्जांपल में हमने x इक्वल टू लिया था t स्क्वायर, यानी x चेंज हो रहा था, जैसे चूंकि टाइम तो चेंज हो गई तो x चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने x को ले लिया 2 मीटर, यानी x कांस्टेंट है। और जब x कांस्टेंट है बच्चों तो फिर वेलोसिटी कैसे होगी, जब x चेंज ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालूं v इंस्टेंटेनियस तो वेलोसिटी होगी dx बाई dt और x है 2 मीटर, यानी d बाई डी टी ऑफ 2, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा 0, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो रिमेंबर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में 0 होता है। ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों। एक फॉर्मूला आपको और यहाँ पे समझ लेना है, तो वो है कि इफ y इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर n। अब x रेज़ टू पावर n और कांस्टेंट दोनों एक साथ आ गए हैं, तो dy बाई डी एक्स होता है कांस्टेंट बच्चों बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स हम करते हैं x की पावर n का, और ये हो जाता है nx n माइनस n। तो मेमोराइज दिस फॉर्मूला आल्सो। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, लेकिन जब कांस्टेंट x के साथ आता है तो फिर इसे कुछ रेस्पेक्ट पे करता है डिफरेंशिएशन और इसे इंटैक्ट छोड़ देता है, इसे बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ x की पावर n का। वो ऐसा ही जैसा हमने पहला फॉर्मूला लिखा था, तो c बाहर और x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल ये है कि इफ मान लीजिए कि पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है 2t स्क्वायर, तो इस बार कांस्टेंट भी है और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय t रेज़ टू पावर n भी है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर n था। और मुझसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ली जाए तो v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, वो होगा dx बाई डी टी, दैट इज d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, क्योंकि x 2t है। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से और अंदर बचता है बस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, और ये जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, सो इट बिकम्स 4t, 4 times t, so v instantaneous is 4 times t। अगेन ये जनरल एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इसमें जिस भी इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी मैं वो इंस्टेंट डाल दूंगा, t इक्वल टू 1 2 3 4 सेकेंड, एंड अकॉर्डिंगली मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी 1 पे 4, 2 पे 8,
3 पे 12 मीटर पर सेकंड. So this is how we use differentiation in physics. एक जनरल एग्जांपल और कर लें बच्चों, और इतना फिर हमारे लिए डिफरेंशिएशन के लिए काफी होगा. देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन के लिए x, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम इन द फॉलोइंग मैनर. तो देखिए, पोजीशन x टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है. मान लीजिए ये 2t² + 3t मीटर पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है. इस बार थोड़े और कॉम्प्लेक्स मैनर में कर रही है, सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि दो टर्म्स इसमें आ गए. और आपको निकालना है बच्चों, देन कैलकुलेट, ओके, v इंस्टेंटेनियस, या ऐसे ना कहें, देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, एक बात. और दूसरी बात बच्चों, एक्सेलरेशन एट सपोज t = 3 सेकेंड. ये दो क्वेश्चन के पार्ट है. x मुझे गिवन है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, यानी एक किसी गिवन इंस्टेंट की वेलोसिटी है एट t = 2 सेकेंड. तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये मुझे खुद समझना पड़ेगा. क्वेश्चन में जरूरी नहीं है लिखा जाए कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बट इट इज गिवन वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सेकंड, एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन भी एक इंस्टेंट पे पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि 3 से 4 सेकंड के बीच का, एक इंस्टेंट का पूछा है. तो ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt. पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो v इंस्टेंटेनियस dx/dt, x कितना है, 2t² + 3t, सो 2t² + 3t. ओके, देखिए बच्चों, जब दो टर्म्स एडिशन में होती हैं और उनके साथ ये सिंबल आता है d/dt या डिफरेंशिएशन का, तो ये दोनों के साथ चला जाता है. एक बार इसके साथ चला जाएगा और फिर इसके साथ चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसका. यानी इट गोज लाइक d/dt of 2t², we read it as d/dt of 2t² plus d/dt of 3t. Now we are left with an easy job. यह है कांस्टेंट इनटू t⁻n. तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा d/dt of t⁻n, यहाँ पे 2 है. फिर से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा d/dt of t ओनली. सो दिस इज t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t 2 - 1, और ये dt/dt हो जाएगा 1, सो इट इज 3 × 1. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी बनी, v इंस्टेंटेनियस इज 4t + 3, 4 × t + 3. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी. क्या हमसे सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी थी? नहीं, हमें इंस्टेंट भी बजाया था t = 2 सेकेंड पे. तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको हर एक सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगा. हमें इसमें रखना है t = 2 सेकेंड को रख दीजिए, और v इंस्टेंटेनियस बना, ओके, 4 × 2 + 3, सो दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड. ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई. दूसरे पार्ट में हमसे पूछा एक्सेलरेशन, यानी ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्योंकि सेकंड गिवन है, इंस्टेंट गिवन है. तो फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालें? देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा. वेलोसिटी हमने निकाल ली dx/dt से, और वेलोसिटी इतनी आ गई. अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ए इंस्टेंटेनियस होता है dv/dt, और v हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था.
तो हम इस v को इतना रख देंगे। तो दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पार्ट पहले वाले पार्ट से आगे बढ़ेगा, d by dt of v and v is 4t by 4t plus 3. So it is, and again d by dt of 4t plus d by dt of number 3. So number 3 is a constant, so यहाँ पे तो हमें 0 ही मिलना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू 4 कांस्टेंट है फिर से, लेकिन इस बार t के साथ आया, तो अब ये 0 नहीं होगा बल्कि ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dt by dt. dt by dt will obviously be equal to 1. हमें एक्सेलरेशन निकालना था 3 सेकंड पे, तो ये आ गया 4. सो a इंस्टेंटेनियस इज 4. अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपको मुझे एक्सेलरेशन बताना है 3 सेकंड पे जैसा क्वेश्चन में गिवन था, तो कितना होगा? भाई एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसमें t तो आ ही नहीं रहा है। अगर t नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज जस्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंट। के सेकंड की बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे चाहे 3 पे हो या 4 पे हो, एक्सेलरेशन तो इतना ही आएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता था कि आपको सिंपली ये बता दिया जाता कि पोजीशन इज 2t स्क्वायर प्लस 3t, और बस आपसे ये पूछ लिया जाता कि प्रूव दैट इन दिस मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ती, और जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते तो वो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आ जाता, और आप कह सकते थे कि ये तो टाइम से इंडिपेंडेंट है। इस एक्सप्रेशन में कहीं टाइम आया नहीं। तो ये है बच्चों एप्लीकेशंस डिफरेंशिएशन के, एक दो एप्लीकेशन फिजिक्स में। एप्लीकेशन सिर्फ ऐसे नहीं होंगे बच्चों, अब आप इसे जनरलाइज कर दीजिए। y अगर x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो dy by dx जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी उस पॉइंट पर y x की तरह से कितना चेंज हो रहा है। ये एवरेज नहीं बल्कि एक पॉइंट पर चेंज के बारे में, पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। देखिए एक और एग्जांपल, क्योंकि इंटीग्रेशन हम आज शुरू नहीं कर पाएंगे, अब टाइम उतना नहीं बचा है, तो हम डिफरेंशिएशन का ही एक और एग्जांपल ले लें एप्लीकेशन का, जिसकी हमें बाद में जरूरत भी पड़ेगी 6th चैप्टर में। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक एनर्जी वर्सेस टाइम कर्व है। देखिए घरों में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं बच्चों, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो पूरे दिन हम एक बराबर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। एक्चुअली दिन के समय हम लोग कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे हम शाम की तरफ जाते हैं, तो जैसे गर्मियों के दिनों की अगर हम बात करें, जैसे जैसे शाम की तरफ जाते हैं, नंबर 1 तो लाइट सारी ऑन हो जाती हैं, तो यानी एनर्जी का कंजम्पशन टाइम के साथ बढ़ता है। सेकेंडली, अगर रात को एसी, सिंस यूजिंग एन एसी इज एन एक्सपेंसिव थिंग, तो जो बच्चे एसी यूज कर रहे हैं घर में, जरूर पेरेंट्स इतनी ऑडिटिंग कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि बेटा इसे कम से कम चलाओ या सिर्फ रात में सोते समय चलाओ। तो जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा, अगर आपने एसी ऑन कर लिया तो एनर्जी का यूज और ऊपर की तरफ जाएगा। यानी एनर्जी कंजम्पशन वर्सेस टाइम कर्व हमने प्लॉट किया है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, जो थोड़ा मुश्किल काम होगा। किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में हो सकता है, जैसे हम कहें रेफ्रिजरेटर, सिर्फ एक डिवाइस की बात करें और वो पूरे दिन ऑन है, तो हम कह सकते हैं कि उसका एनर्जी कंजम्पशन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। हालांकि वो भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अब ऑटो कट वाले उसके अंदर कंप्रेशर आए हैं, जो कि थोड़ी समय के लिए, ऑटो कट जब हो जाता है तो एनर्जी का कंजम्पशन घट जाता है और फिर वापस वो चलने लगता है, तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। तो दिस इज हाउ, जब हम कोई कर्व प्लॉट करते हैं तो बच्चों उसका कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग भी होता है। हम कल इंटीग्रेशन करेंगे, हो सकता है एक दो कर्व भी कर पाए। देखिए बच्चों, एनर्जी का वेरिएशन मान लीजिए टाइम के साथ ऐसा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको मुझे, ये है मान लीजिए 5वां सेकंड, और मैं आपसे कहूं कि आपको 5वें सेकंड की पावर निकालनी है। तो जब मैं आपसे 5वें सेकंड की पावर कह रहा हूं बच्चों,
तो मैं इंटरवल की पावर नहीं बल्कि एक सेकंड पे ही पावर कह रहा हूँ। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं इतने बड़े गैप की पावर लेता, ओके, पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इतना टाइम इंटरवल लेता तो आप एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कैलकुलेट करते इतने टाइम इंटरवल में, वो इतनी एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस मच टाइम, वो एवरेज पावर होता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि t इक्वल टू 5 सेकंड, 5वें सेकंड पर ही आपको पावर बतानी है, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। और इंस्टेंटेनियस पावर तो हम कैसे लिखते हैं, p इंस्टेंटेनियस इक्वल टू de बाई dt, यानी इस इंस्टेंट पर ही मुझे चेंज निकालना है e पर, e का, और डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। तो अभी e बाई टी होने के बजाय de बाई dt हो गया। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर हो जाएगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, जिसे हम पावर कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ बच्चों आई गिवन यू ए फ्यू एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। टाइम इज अप, सो टुडे वी आर एंडिंग इट हियर। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, कल हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। थैंक यू।